कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस बार सीबीएसई आपसे थ्योरी से ज्यादा वो ये देखेगा कि आप अपनी थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग स्किल को अभी आपको नरिश करना है, और मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। इस सैंपल पेपर के बाद मैथ के सैंपल पेपर की भी वीडियो डालूंगा, और कॉन्टिन्यूअसली सीरीज क्वेश्चंस की चलाऊंगा। अगर आपके टॉपिक्स आते हैं तो टॉपिक को भी बीच बीच में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मैथ और साइंस के चैप्टर की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, उनको भी जाकर जरूर देखें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। नमस्कार, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि दिसंबर एंड चल रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से हो रही होगी। आज मैं आपके सामने सीबीएसई के द्वारा जो सीबीएसई का सैंपल पेपर साइंस का रिलीज किया गया था क्लास 10th का, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। मैं पूरी के पूरे क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने सेक्शन बी डिस्कस किया है, जैसा कि आप सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे चैनल से। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पिछली वीडियोस जाके देखिए, चाहे वो मैथ्स की हो या साइंस की हो। लाइक करके वीडियो को शेयर करिए, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेरी है कमेंट में लिख के बताइए कि मुझे सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उस जरूरत को पूरा करने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेक्शन बी डिस्कस करने वाला हूं, तो सेक्शन बी जो होता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस बार सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताने हैं और रीजन देना है कि वो क्यों है वो वाला रिएक्शन जो आप टाइप ऑफ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। देखो, पहली जो रिएक्शन दी गई है Fe2O3 प्लस 2Al। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड जिसमें आयरन की वैलेंसी 3 है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है प्लस आयरन बना रहा है। देखो, इस रिएक्शन को मेटल नॉन मेटल चैप्टर में डिस्कस किया गया था, जब इस रिएक्शन का नाम पड़ा था थर्मेट रिएक्शन। तो एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन में थर्मेट रिएक्शन हो सकता है। अब अगर थर्मेट रिएक्शन का रीजन पूछे तो थर्मेट रिएक्शन का रीजन क्या होता है कि ये जो आयरन ऑक्साइड होता है और इसमें जब हम एल्यूमिनियम का पाउडर डालते हैं तो ये जो मिक्सचर तैयार होता है जिसको हम बर्न करते हैं, ये थर्मिट होता है जो मिक्सचर है। इसीलिए इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहा गया है। दूसरा, ये हाईली एक्सोथर्मिक भी है। हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो लोहा मिलता है वो कौन से स्टेट में मिलता है? मॉल्टन स्टेट में मिलता है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन वहीं पर ये एक और रिएक्शन को भी डिफाइन कर रहा है, एंड दैट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है मेरे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो 3 टाइप के रिएक्शन शो कर रहा है। कभी भी एक रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप का हो। पहली चीज तो अपने दिमाग में डाल लो। जैसे कि यहां देखा, थर्मिट भी है, हाईली एक्सोथर्मिक में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो मैं प्रीफर करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ अपने रीजन लिख दो या थर्मिट रिएक्शन के साथ अपने रीजन लिख दो। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रायोरिटी दो, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम ने आयरन को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस किया। रीजन भी हमारे पास सुटेबल है। सेकेंड जो आ रहा है, इसमें ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। जब ये रिएक्शन हुई, वैसे तो ये डीडीआर है, डीडीआर बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? लेड से। और हम जानते हैं पोटेशियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम डिस्प्लेस करेगा किसको? लेड को। पर लेड अकेला नहीं है, वो खुद भी एक कंपाउंड में है, तो वो जाएगा उस एनायन के साथ जो पोटेशियम ने रिलीज किया है। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक्सचेंज ऑफ आयंस भी कहते हैं, कि यहां पर आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो हमारा लेड आयोडाइड है, ये येलो पीपीटी, क्या है मेरे बच्चों? येलो कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ऐसा सॉलिड जो इनसॉल्युबल होता है, किसमें? वाटर में। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल। तो एक और रिएक्शन हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन ये भी है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक प्रेसिपिटेशन। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये भी आ चुका है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, तो यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप देंगे अपने आंसर में वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देंगे,
और रीजन क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? रीजन आप लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ आयन, क्योंकि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड। 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना कुछ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस बार सीबीएसई आपसे थ्योरी से ज्यादा वो ये देखेगा कि आप अपनी थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग स्किल को अभी आपको नरिश करना है, और मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। इस सैंपल पेपर के बाद मैथ के सैंपल पेपर की भी वीडियो डालूंगा, और कॉन्टिन्यूअसली सीरीज क्वेश्चंस की चलाऊंगा। अगर आपके टॉपिक्स आते हैं तो टॉपिक को भी बीच बीच में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मैथ और साइंस के चैप्टर की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, उनको भी जाकर जरूर देखें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एल्वियोली, ठीक है जी, लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया, और नेफ्रॉन। एल्वियोली और नेफ्रॉन के बीच में डिफरेंशिएट करो, किसके? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, और वो पॉइंट है 2 पॉइंट। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्वियोली और नेफ्रॉन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एल्वियोली लंग्स का हिस्सा है, फेफड़ों का, और नेफ्रॉन किडनी का हिस्सा है। किडनी किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, ध्यान रखना, एक एक चीज बताऊंगा। किडनी किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। लंग्स किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इन दोनों का कंपैरिजन करवा दिया। भाई अगर मैं एल्वियोली की स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसा स्ट्रक्चर है? बलून लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों? बलून लाइक स्ट्रक्चर। कहां पाया जाता है? लंग्स में, फेफड़ों में पाया जाता है। कौन? एल्वियोली। वहीं पर अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो नेफ्रॉन कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और कहां पाया जाएगा? इन द किडनी। किसमें पाया जाएगा? किडनी में। आप जानते हो नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, पहला बोमन कैप्सूल और दूसरा ट्यूबुल। बोमन कैप्सूल में क्या होता है? ग्लोमेरुलस, जिसका काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और दूसरा क्या है? ट्यूबुल, जिसका काम क्या है? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ट्यूबुल किससे कनेक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट से, जहां जाके आपका यूरिन कलेक्ट होगा, और पूरी किडनी में जितने भी नेफ्रॉन हैं सबका कलेक्टिंग डक्ट बाद में जाके यूरेटर को वो यूरिन देगा, जो लेके जाएगा किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। वहां से आप यूरेथ्रा के थ्रू जब भी आपको अर्ज टू यूरिनेट होगा आप पास आउट कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक करना बनता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर और लोकेशन बता दिया। अब आता है फंक्शन। भाई एल्वियोली का काम क्या है? बहुत ही सिंपल सा, आप 1 नंबर में आंसर लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान करना एल्वियोली का काम है। वहीं पर नेफ्रॉन का काम क्या है मेरे बच्चों? नेफ्रॉन का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अभी बताया है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इसके साथ साथ आप ये भी लिख दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। वेरी गुड, आप बहुत सही जवाब दे रहे हैं। यूरिन भी बना रहा है और ब्लड को फिल्टर भी कर रहा है। कौन? आपका नेफ्रॉन। तो इस तरीके से 2 नंबर में बहुत लिखवाने की कोशिश की है। वैसे तो ध्यान रखना, क्योंकि 1 नंबर वो एल्वियोली वाले सेक्शन के लिए देगा और 1 नंबर वो देगा नेफ्रॉन वाले सेक्शन के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और आंसर और टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 23, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके 2 पार्ट है। अब मैंने सैंपल पेपर में देखा कि इसमें क्या आया हुआ था, या तो ए अटेम्प्ट करो या बी, पर हम दोनों ही डिस्कस करते हैं। मैं और वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा, ठीक है? तो ध्यान देना थोड़ा। इसको मैं लिखूंगा नहीं। कहता है कि लिस्ट द स्टेप्स। स्टेप्स बताओ, किसके लिए? ग्लूकोज के सिंथेसाइज के लिए। भाई ग्लूकोज का सिंथेसाइज का जो स्टेप है, वैसे तो प्रोसेस का नाम क्या है? आप लोग समझदार हो, प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स की बात कर रहा है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल। पत्तों के द्वारा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल लिख दिया मैंने, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। दिस इज द राइट वे टू राइट, बाय क्लोरोफिल। अब सही है, ठीक है जी। पहला स्टेप ये। दूसरे में क्या होगा? अब सनलाइट से कौन सी एनर्जी ली गई? लाइट एनर्जी। इसको कन्वर्ट किया गया किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्यों किया गया? ताकि क्या हो सके? फोटोलिसिस हो सके। क्या हो सके मेरे बच्चों? फोटोलिसिस। क्योंकि हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? स्प्लिट अप करना है, तोड़ना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ताकि हम तीसरा स्टेप फॉलो कर सकें। क्या कर सकें? कार्बन का रिडक्शन करा सकें। क्या करा सकें? रिडक्शन। किस में करा सकें?
ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज में। फॉर्मूला है C6H12O6। और कार्बन का यहां पर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये स्टेप्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इवेंचुअली एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो सकता था कि लिस्ट द इवेंट्स विच अगर इन द फोटोसिंथेसिस, तो वो भी हो सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसने इस क्वेश्चन में एक और क्या खेल खेला, उसने कहा कि क्या स्पेशल फीचर पाया जाता है मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, डेजर्ट प्लांट, जेरोफाइट्स, इस प्रोसेस से रिलेटेड। अब मेरे को एक कॉमन सेंस की बात बताओ, जो जेरोफाइट्स हैं मतलब कि जो आपके एरिड प्लांट्स हैं, भाई दिन में स्टोमेटा जल्दी ओपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत हाई है, क्योंकि धूप पड़ रही है, गर्मी ज्यादा है। तो रात के समय वो क्या करते हैं, एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, एक बीज का प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस पूरी नहीं होगी। लेकिन रात को गैसियस एक्सचेंज करके एक बीज का प्रोडक्ट बना लेते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और जब दिन होता है तो अब उन्हें गैसियस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना चुके हैं। तो अब वो सिर्फ क्या करेंगे, उनके पत्ते, उनके तने क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को फाइनली किसमें कन्वर्ट कर देंगे भाई? ग्लूकोज में। तो आप अपने आंसर को इसी तरीके से फ्रेम करोगे कि डेजर्ट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा इन नाइट एंड मेक अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन डे, दे यूज लाइट एनर्जी टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। इस तरीके से डेजर्ट प्लांट में थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्लांट्स। समझ में आ रहा है? लाइक करिए वीडियो को अगर समझ में आ रहा है, और नहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रह रहा है तो कमेंट करिए। बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या है भाई? रोल बताना है। किसका? एंजाइम्स का। एंजाइम का काम क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला एंजाइम कौन सा है? सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है, किसमें? शुगर में। कौन सा ग्लैंड रिलीज करेगा इसको? सलाइवा। कहां पाया जाएगा? माउथ में। तीन चीजें ध्यान रखनी है। कहां पाया जा रहा है? अगेन माउथ में। कौन रिलीज कर रहा है? सलाइवा में पाया जा रहा है। रिलीज कौन कर रहा है? सेलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। काम क्या कर रहा है? स्टार्च को तोड़ रहा है शुगर में। स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर, शुगर में तोड़ रहा है सिंपल प्रोडक्ट में। दूसरा कौन है भाई? पेप्सिन। पेप्सिन कहां मिलेगा? पेप्सिन मिलेगा गैस्ट्रिक जूस में। किसमें मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस में। कौन रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करेगा। क्या काम है? प्रोटीन का डाइजेशन। किसका डाइजेशन? प्रोटीन का। किसमें? स्टमक में। समझ में आ रहा है? लाइक करते जाओ। तीसरा क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसी डाइजेस्टेड प्रोटीन को क्या करता है? अमीनो एसिड में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है मेरे भाई? अमीनो एसिड में। ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा पेनक्रिएटिक जूस में। किसमें मिलेगा? ये किसमें मिलेगा? पेनक्रिएटिक जूस में। कौन रिलीज करेगा? पेनक्रियाज, आग्नेयाशय। हाँ तो बोलना पड़ेगा। ट्रिप्सिन पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज हुआ। किसमें? पेनक्रिएटिक जूस में। तोड़ा किसको? प्रोटीन को। किसमें? अमीनो एसिड में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइपेज। ये भी किसके द्वारा? पेनक्रियाज के द्वारा। किसमें मिला? पेनक्रिएटिक जूस में। लेकिन ये क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट को, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ता है। किसमें मेरे बच्चों? फैटी एसिड में तोड़ता है। फाइनल प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। तो चार एंजाइम, कौन रिलीज कर रहा है, कहां रिलीज हो रहा है, क्या काम कर रहा है, मैंने सब बता दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो के इस लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर है 24। ये जो बीच वाली लाइन है, ये लेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो कैसे खेला एग्जामिनर ने आपके दिमाग से। उसने लेंस इसलिए नहीं बनाया कि उसे पता है कि अगर मैंने लेंस बना दिया तो बच्चा क्वेश्चन चुटकियों में कर देगा, क्योंकि वो मैथ्स एंड साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ के आया। और मैंने मिरर के ऊपर, लेंस के ऊपर क्वेश्चन की वीडियो, साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन, सारे केसेस डाले हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन करूंगा, जरूर देखें। एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, कुछ भी हो, जाके जरूर देखें। अब ऐसी इमेज बन रही है। देखो सिंपल सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है मेरे भाई? ये है इमेज। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो डॉटेड लाइन जब भी मिल जाए मतलब वो वर्चुअल चीजें दिखाएगा। और लेंस में इस साइड हमेशा कैसी इमेज बनती है? ध्यान रखना, अब मत भूलना, वर्चुअल। इस साइड कैसी बनती है? रियल। मतलब एक चीज कंफर्म है कि नेचर ऑफ क्या पूछा गया? इमेज। बिना सोचे समझे अब आंसर मारो, वर्चुअल।
और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है भाई, इरेक्ट। लेंस के इस तरफ जो इमेज बनती है वर्चुअल, इस साइड बनती है रियल, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा सामने ही रखोगे ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है। लेकिन उसने कहा लेंस कौन सा यूज किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर ये लाइन पैरेलल आई, ये वाला एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और यहां पर आने के बाद ये लाइन इस तरीके से मुड़ी, तो ये जो नेचर शो कर रही है वो कन्वर्जिंग नेचर शो कर रही है। मैं कह रहा हूं आप भूल गए कि कौन सा केस लगने वाला है किस लेंस का, आप भूल गए। तो कैसे उस टाइम आप इस चीज से बचोगे? 2 नंबर का क्वेश्चन फंसा हुआ है भाई साहब, छोड़ नहीं सकते। मेरे चैनल से पढ़ के जा रहे हो, कैसे छोड़ दोगे? तो आप इस चीज को ध्यान रखो भाई, ये जो डाइवर्जिंग नेचर तो है ही नहीं, डाइवर्जिंग नेचर होता तो ऊपर की तरफ भागता। लाइट की रे लेंस में जैसे ही गई, मुड़ी, कन्वर्ज हुई। कन्वर्जिंग नेचर का लेंस कौन सा? अरे ठोक दो लाइक का बटन, फोन मत तोड़ना बस, वरना अगली वीडियो कैसे देखोगे? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। तो टाइप ऑफ लेंस कॉन्वेक्स। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है वो कौन सा केस है, वर्चुअल बना रहा है, और ये इमेज है कैसी, मैग्नीफाइड। देख के पता लग जाना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। अब आओ इस क्वेश्चन पे। कहता है कि जो इमेज बनी अगर वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, किससे? लेंस से। भाई इमेज की डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? v से। और इमेज है कैसी? वर्चुअल इरेक्ट। अगर लेंस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है तो साइन कन्वेंशन माइनस चलेगा, यानी v लिखा जाएगा -30 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, उसने कहा इमेज ट्वाइस है, किसके साइज के? ऑब्जेक्ट के साइज के। तो जब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का कंपैरिजन किया जाए तो वो मैग्निफिकेशन बताता है। क्या बताता है? मैग्निफिकेशन। ट्वाइस का मतलब 2 गुना है। लेकिन इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल इरेक्ट। तो जब इमेज वर्चुअल इरेक्ट हो तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? प्लस। बिना सोचे समझे, लेंस में m का वैल्यू v/u, m कितना? 2, v कितना? -30। हमें u निकालना है, क्योंकि हमें यही बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां क्या है, प्लेस्ड। तो भैया एक बात बताओ, u -15 आएगा नहीं आएगा? अब कई बच्चे कहते हैं सर माइनस प्लस से क्या मतलब है? अरे बिल्कुल मतलब है, मास्टर खड़ूस होगा, नंबर काट देगा। इधर वाला साइन कन्वेंशन लेंस में नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ रखी है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस, इसीलिए इमेज की डिस्टेंस भी क्या ली है? माइनस। उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, अगली वीडियो में छाप दूंगा उन क्वेश्चनों को, और कुछ 3 नंबर के भी क्वेश्चन डालूंगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्वेरी है कमेंट करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।